स्वागत है। आज भारत के राष्ट्रपति और विशेष करके उसके निर्वाचन पर यह वीडियो बना रहा हूं। सरल भाषा में आज आप समझिए भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होता है। यह छात्रों के मन में और सामान्य लोगों के मन में भी उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर इसकी पद्धति क्या है। हम तो भाग लेने जाते नहीं, आम जनता भाग लेती नहीं। चलिए शुरू करते हैं। बड़े आसानी से आप सारी चीज समझेंगे। भारत का राष्ट्रपति दरअसल है क्या? भारत में गणतंत्र है और गणतंत्र में जो प्रमुख होता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले या प्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है, वह अध्यक्ष है, वह इसलिए प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वास्तव में लोगों के मन में यह रहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम लोग भाग नहीं लेते, कब हो जाता, कितने लोग तो कहते हैं कब हो जाता है चुनाव। जनता, भारत में जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भाग लेती है यह आगे आप निर्वाचक मंडल जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि जनता ने किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन में। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रधान वही है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है इसकी, वास्तविक प्रधान जो होता है वो मंत्री परिषद होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये मिल करके ही सब कुछ करता धरता होते हैं कार्यपालिका संबंधी। ठीक, कार्यपालिका मतलब जो शासन संबंधी कार्य देखती है। अब आप देखिए, हमारे यह थोड़ा सा हमारा मुख्य फोकस तो आज निर्वाचन पर रहेगा राष्ट्रपति के, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में सरसरी तौर पर इसको देख लेते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। तो हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 52 से संघ के बारे में चर्चा की गई है। तो 52 में सबसे पहले शुरुआत राष्ट्रपति पद के प्रावधान से है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान 51 तक आप जानते हैं कि वहां नीति निर्देशक तक तो मूल कर्तव्य काम करते हैं। तो 52 से शुरू होता है यह कार्यपालिका संबंधी विवरण। तो जो कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति, पहले उसी की शुरुआत होती है। तो 52 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति पद का पद, ठीक, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां होंगी राष्ट्रपति के पास, जो संवैधानिक शक्तियां हैं, वह स्वयं उसका उपयोग करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करे, यह वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात है, उसमें निर्वाचक मंडल की बात है और जनता किस तरह से भाग लेती है उसमें यह चर्चा है। 55 में, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह किस तरह से होता है, आज हमारा प्रमुख बिंदु यही रहेगा। फिर 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहता है या किन परिस्थितियों में वह पद त्याग कर सकता है, यह सब चर्चा है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57 में है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो भारत में इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, जो जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। 58 अर्हता, राष्ट्रपति के पद की अर्हता क्या है, यानी योग्यता क्या है। 59 शर्तें, ठीक, इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं कि जैसे वह किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा और जो उसे आवास वगैरह मिलेंगे फ्री में, यह सब भत्ता वगैरह, और उसके कार्यकाल के दौरान भत्ता वगैरह उपलब्धियों में मतलब कमी नहीं की जा सकती, यह सब है। सबकी चर्चा यहाँ प्रमुख नहीं है। 60 में उसके शपथ की चर्चा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने किस प्रकार
शपथ लेगा। और 61 में महाभियोग है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग पर एक वीडियो मैं आगे लेकर के आऊंगा। हमारा आज जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, यानी ये वाला टॉपिक, और उसकी अर्हता क्या है। ठीक, इतने पर आज बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। शेष पर बात आगे करेंगे। इसका अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, मुख्य फोकस यही है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। आप गौर से देखिए इसको, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन मंडल क्या है? निर्वाचन मंडल में वो लोग शामिल किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। अब कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, अब कैसे जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की राष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ कायदे से आप समझेंगे। तो निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन किया जाता है? आप सीधे सोचिए कि जो लोग सीधे जनता द्वारा चुन करके जाएं, उन पर विचार कीजिए आप। थोड़ा सा कुछ और होगा उसमें, तो हम उसी पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब ये निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों के, यहां आप इस शब्द पर ध्यान देंगे, निर्वाचित सदस्य, माने संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब जिनका निर्वाचन किया गया है, न कि मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा आप जानते हैं कि मनोनयन भी किया जाता है सदस्यों का। वे भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने नहीं जाते। ठीक, तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे दोनों सदनों के। इसके बाद राज्यों में आते हैं, तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं। अब विधानसभा में आप जानते हैं कि विधानसभा के सदस्यों की का जो चुनाव होता है वह आम जनता द्वारा किया जाता है, यानी उनके चुनाव में भी आम जनता ने भाग ली। तो जो निर्वाचित होंगे वही, मनोनीत कहीं नहीं, किसी भी सदन में कहीं चर्चा हो, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। इसके बाद दो केंद्र शासित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, दिल्ली व पुदुचेरी। इनके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब कौन नहीं शामिल होंगे अपने आप अलग कर सकते हैं। जैसे संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं, ठीक, इसके बाद विधानसभाओं में अगर मनोनीत सदस्य हैं, विधान परिषद भाग नहीं लेगा, क्योंकि आम जनता की वोटिंग से विधान परिषद अगर कहीं है किसी राज्य में, तो उसके सदस्य आम जनता की वोटिंग से नहीं जाते। ठीक, तो उनको भी शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अब केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली व पुदुचेरी को शामिल किया गया है। इनकी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जाते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे कौन कौन वोट देते हैं। अब आपने कैसे भाग लिया, आपका मतलब आम जनता ने कैसे भाग लिया? अप्रत्यक्ष रूप से। यहां हमने बताया कि जिनका निर्वाचन आप कर रहे हैं, देखिए यहां थोड़ा सा दोनों सदनों में जो राज्यसभा के मेंबर जाते हैं उनका निर्वाचन आप डायरेक्टली नहीं करते आम जनता द्वारा, लेकिन उनमें शामिल किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक, अब आम जनता सदस्यों का निर्वाचन की और वही लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हैं, तो जिनका निर्वाचन आपने किया वे हैं आपके प्रतिनिधि, और वही प्रतिनिधि जाकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रही है। ठीक, अब
आशा है इसको आप समझ गए। और सर हम इसका पीडीएफ भी अब देने की कोशिश कर रहे हैं। एक चैनल है विद्या वॉरियर्स, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यही टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसमें जो है इसका पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा और उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब निर्वाचन की रीति समझते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। यह एक रोचक तथ्य है, आइए सरलता से समझाएंगे, आप समझ जाएंगे, गारंटी है। राष्ट्रपति का देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। माने राष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपना करके गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अब इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। गुप्त मतदान ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यानी जो वोटिंग होती है वह गुप्त मतदान होता है। ठीक, सार्वजनिक रूप से सबके सामने नहीं होता है, तो इसको आप समझते हैं। अब हम चलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है इसमें, यह लेकर के। ठीक, इसके लिए हमको जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनके मतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। आपने देखा कि राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी विधायक, वे चुनाव में भाग लेते हैं, तो उनका एक वोट के बराबर नहीं माना जाता, क्योंकि वे आपके प्रतिनिधि हैं, आम जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए आम जनता को शामिल करने के लिए क्या तरीका लगाया जाता है, उसी तरह से मत मूल्य का निर्धारण होता है। यहाँ हम मत मूल्य लिख दे रहे हैं, यानी मत मूल्य का निर्धारण। तो पहले विधायक का लेते हैं, माने विधायक के मत मूल्य का निर्धारण। ये किसी राज्य से संबंधित आप समझेंगे। ठीक, अब यूपी का विधायक बिहार में थोड़ी अपना मत मूल्य निर्धारण करवाएगा। तो विधायक के एक मत का मूल्य। अब यहां आप देखिए, पहले प्रणाली जो अपनाई गई वो इसलिए अपनाई गई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ताकि राज्यों के जो विधायक हैं उनके मत मूल्यों में भी कुछ समानता रहे, और जो संसद में चुने गए सदस्य हैं वे वास्तव में वो तो केंद्र में हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं वहां, तो उनके मतों का क्या मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि किसी राज्य में हर विधायक के मत का एक मूल्य हो और केंद्र में हर सांसद के मत का समान मूल्य हो। ठीक, और जनता को शामिल करने के लिए किस अनुपात में वोट निर्धारित किए जाएंगे, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व ठीक चलेगा। जैसे विधायक के एक मत का जो मूल्य होता है वह होता है उस राज्य की, ध्यान देना, विधानसभा में कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या ले लेते हैं। अब आप देखिए, आप यहां शामिल हो रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कुल जनसंख्या बटे, अब यहां भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे, विधायकों की संख्या से, हमारे जो निर्वाचित सदस्य हैं उस राज्य के कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें यही नीचे यानी जो जिसे हम हर कहते हैं, तो इसी में 1000 का गुणा कर देते हैं नीचे, यानी आप कह सकते हैं कि सब में गुणे 1/1000 कर देते हैं इस तरह से।
तो 1/1000 करेंगे तो वही 1000 यहाँ नीचे आप पूरा कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार जो वैल्यू आएगी वह किसी राज्य के एक विधायक का के एक वोट का मूल्य होगा। ठीक, यानी एक वोट अगर विधायक ने दिया तो इसका मूल्य इतना है, माने उतने वोट के बराबर वह माना जाएगा। अब फिर सांसदों का कैसे होता है? सांसदों के एक मत का मूल्य। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करते, जो विधायकों के, ध्यान दीजिए, जो विधायकों के मतों का मूल्य है पूरे राज्य के मतों का, ठीक, उसको जोड़ लेते हैं, यानी पूरे देश के विधायकों के मतों का मूल्य पूरा जोड़ लेते हैं, और उसमें संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो निर्वाचित सांसद आप कह सकते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य जो हैं उनकी संख्या का भाग कर देते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब आप देखिए, पूरे देश के विधायकों का जो मत मूल्य है उनको एक कर दिया तो पूरे देश की बात आ गई। अब उसमें जो निर्वाचित सदस्य संसद के जो भाग लेंगे, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल में है, तो उनके सदस्यों की संख्या का अगर भाग देंगे तो एक सांसद का मत कितने मूल्य के बराबर होना चाहिए वो समझ में वो वैल्यू निकल आएगी। आप एक उदाहरण हल्का सा दे करके आपको समझा दूं। जैसे देखिए, अगर विधायक के एक मत का मूल्य आप निर्धारित करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यूपी की बात करते हैं, ठीक, अब आबादी कुछ भी हो, आबादी पे मत जाइए, बड़ा गुड़ा भाग के चक्कर में मत पड़िए, जैसे कुछ भी हो, तो मान लीजिए कि यहाँ की आबादी 20 करोड़ है, ठीक, अब आप 20 करोड़ में जो यहाँ के विधानसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनका भाग दे दीजिए। ठीक, हम थोड़ा छोटा उदाहरण लेते हैं, अब छोटा लेकर के भी तो गड़बड़ कर देंगे। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ले लीजिए। चलिए, अब एक करोड़, अभी 1 करोड़ मान के कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि इसमें आपके यहाँ 100 संख्या हो, अरे ऐसा है नहीं, अब मान लीजिए, और तो उनकी संख्या जो होगी उसका भाग दे देंगे और 1000 का और गुणा कर देंगे, यह आया 100। यानी कहने का मतलब एक विधायक के मत का मूल्य 100 हो जाएगा। ऐसा है नहीं, यहाँ संख्या भी बहुत ज्यादा है यूपी की आबादी, और यहाँ भी संख्या यह नहीं है, ठीक, तो ये आप ध्यान देंगे इस चीज पर। और देश के विधानसभाओं विधायकों आप इसी तरह से हर राज्य का निकाल लेंगे और सबका जोड़ करके और संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दे देंगे, तो एक सदस्य का कितना मत मूल्य है मालूम हो जाएगा। बहुत तो आसान चीज है, और इस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपना ली गई है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं, एक और शब्द समझते हैं, कोटा, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये कोटा क्या है। दरअसल राष्ट्रपति वही निर्वाचित होगा जो मतों का एक निश्चित संख्या प्राप्त करे। अब कितना निश्चित मत प्राप्त करना है न्यूनतम, वही होगा कोटा। अब यह कोटा कैसे निर्धारित होगा, बहुत सरल चीज है। वैसे अब सूत्र में तो लिखेंगे, अब देखिए पहले देख लेते हैं कि कुल कितने वोट पड़े हैं। अब यहां हमें देखना है कि कितना मत पाने के बाद किसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो जो कुल वैध मत हैं वह देखेंगे, और बटे, अब यहां ध्यान देना, भाग कर देंगे किससे, कितने पद हैं, और जितने पद होंगे उसमें एक जोड़कर, मतलब उसमें एक और बढ़ाकर भाग दे देते हैं।
और तब उसमें एक जोड़ देते हैं। अभी तो देखने में हो सकता है आपको बड़ा कठिन लगता है, बहुत सरल चीज है। मान लीजिए कि 100 वोट पड़ा, ठीक। अब हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पद जो होता है वह एक ही होता है, तो एक। अब आप बताइए जरा, क्या आप एक का भाग देंगे? नहीं, आप एक और जोड़ दीजिए तो 1/2। यानी आप सीधे कह सकते हैं भारत के संदर्भ में जहां राष्ट्रपति का एक पद है कि कुल मत का आधा। तो कुल मत का आधा पाने से कैसे कोई विजयी घोषित हो सकता है? तो एक ज्यादा, बस। अगर 100 मत है तो 51 मत मिलना चाहिए। अब यहां भारत के संदर्भ में अगर देखें तो यहां सीधे बन जाएगा कुल वैध। भाई देखिए ये तरीका तो है भारत का ही। अब कुल वैध मत और यहाँ 1-1 और धन 1, यानी यहां हम लिख सकते हैं 2, ठीक। यानी कुल वैध मत बटा 2 धन 1। यानी हम कह सकते हैं कि जितना वोट पड़ रहा है उसके आधे से एक ज्यादा पाना जरूरी होता है राष्ट्रपति के पद पर विजयी होने के लिए, ठीक। अब एक रोचक तथ्य जो सामने आ रहा है वह और भी रोचक है। अब यहां देखिए, विधायकों का मत निर्धारण हो गया, सांसदों का मत की वैल्यू निर्धारित हो गई, और कोटा कितना चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए, कितने मत चाहिए वो भी क्लियर हो गया। अब वोट देने जो जाएगा वह वोट कैसे करेगा? वोटिंग। अब यहां लागू होगी एकल संक्रमणीय पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपने समझ लिया कि मत वैल्यू निर्धारित करने के लिए सांसदों और विधायकों का वहां यह सिस्टम लगाया गया। अब एकल संक्रमणीय पद्धति कैसे होती है आप इसको समझेंगे। वैसे आम जनता जो वोटिंग करती है विधानसभा के सदस्यों के लिए या लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो कैसे करती है? आप जाते हैं, आपको एक मत पत्र मिलता है। अब तो मान लीजिए कि जो ईवीएम से हो रहा है तब भी आप एक ही वोट डाल पाते हैं, यहां भी एक ही वोट डाला जाएगा, लेकिन कैसे आप ध्यान दीजिए। मतपत्र यहां भी एक ही मिलेगा, लेकिन आप मतपत्र की कल्पना करिए, आपको मतपत्र मिलता है और आप एक सदस्य को, जिसको भी आप चुनना चाहते हैं, उस उम्मीदवार के सामने मुहर लगा देते हैं, बस बात खत्म, ठीक। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव में आप जाएंगे तब कैसे होगा आप ध्यान दीजिए। वहां मिलेगा, हर कैंडिडेट को मिलेगा एक मतपत्र, ठीक। इसके 2 भाग होंगे, इसमें सदस्य होंगे, उम्मीदवार होंगे जो चुनाव मैदान में आए हैं। मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट चुनाव मैदान में आ गए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, और आप हैं चुनने वाले। अब आप जाएंगे इनका चुनाव करने, तो आप वरीयता क्रम में इन्हें वोट देंगे। ध्यान दीजिए, यही मजेदार बात है। वरीयता क्रम में, वरीयता प्रेफरेंस, यानी आप यह देखेंगे कि हमारे लिए कौन उपयुक्त कैंडिडेट है, ऐसा कैंडिडेट जिसको मैं चाहता हूं अगर मेरी पहली पसंद पूछी जाए तो यह फला राष्ट्रपति बने, तो उसको आप 1 नंबर दे देंगे। मान लीजिए मिस्टर ए हमारी पहली पसंद है, हम इनको पहला पसंद देंगे। फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए मिस्टर सी हमारी दूसरी पसंद है, उनको दूसरा दे दिए। फिर देखते हैं कि मिस्टर डी हमारी तीसरी पसंद है और मिस्टर बी हमारी चौथी पसंद है। यानी आपको एक मतपत्र मिलेगा और वोट चारों का हो जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल। वोट आप एक ही देंगे, ठीक। अब इसी तरह से मतपत्र दिए जाएंगे और वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। ऐसा है, इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए, कोई भी वोट देने जाएगा एक मतपत्र पाएगा और उसमें उम्मीदवारों की संख्या एक भाग में वरीयता क्रम के लिए होगा। आप जिसको जिस वरीयता क्रम से चुनना चाहते हैं वह वरीयता क्रम
दे दीजिए उनको। ठीक, आपकी वोटिंग पूरी हुई। ठीक, अब इसी तरह से तो जितने कैंडिडेट जाएंगे सब वोट देंगे। अब मान लीजिए आप गए और आपका मित्र कोई गया है, वो भी मान लीजिए चुना, अब वो नहीं आपसे सहमत है और कहता है हम सी को प्रथम चुन लेंगे, बी को दूसरे वरीयता में रखेंगे, डी को हम तीसरे में रख करके और ए को चौथे में रखेंगे। इस तरह से जितने लोग जाएंगे अपने अपने ढंग से कार्य करेंगे। ठीक, अपने अपने ढंग से चुनाव करेंगे। इन मतपत्रों को आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी जब गणना की जाएगी तब इनके बारे में जानना जरूरी रहेगा। अब यह तो हुई वोटिंग प्रणाली, आप आशा है कि वोटिंग प्रणाली समझ गए। अब चलते हैं कि वोटों की गणना कैसे होती है। मतों की गणना माने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कैसे डाला जाता है आपने देख लिया। अब वोट गिनेंगे कैसे, हाँ? तो देखिए शुरू करते हैं। चलिए हम यही उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब इस तरह से मतपत्रों पर वोटिंग हो गई वरीयता क्रम में। ठीक, अब गणना शुरू, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो रही है। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज ने यानी जो निर्वाचक मंडल है वह अपना काम कर लिया। अब गणना शुरू। अब गणना में क्या होगा, सारे मतपत्र तो इकट्ठे होंगे पहले, इसके बाद मतपत्रों को बांटा जाएगा। अब मान लीजिए हम प्रथम चक्र ले रहे हैं गणना का और यहां लिख दे रहे हैं ए बी सी डी जिनको मत मिलेंगे। अब मान लीजिए कि ये और कुल वोट हम मान ले रहे हैं बेटा कि कुल वोट 100 पड़े हुए हैं। यहां हम इसे कुल वोट मान ले रहे हैं कि 100 पड़े हुए हैं। ठीक, अब चलिए, अब मतपत्रों पर पहले यह देखा जाएगा कि प्रथम वरीयता में कितने वोट किसको मिले हैं। यानी मतपत्र एक उठाया, हाँ इसमें मिस्टर ए को प्रथम वरीयता दी गई, रख दीजिए ए के खाते में। हाँ ये इसमें तो मिस्टर डी को प्रथम वरीयता दी गई, डी के खाते में रख दीजिए। अच्छा, मिस्टर सी को प्रथम वरीयता सी के खाते में रख दीजिए। मिस्टर बी को प्रथम वरीयता बी के खाते में रख दीजिए। 100 मतों की गणना हो गई कि नहीं हो गई 100 बैलेट पेपर की। तो अब मान लीजिए कि जैसे ए को, अब इसमें हम मान लेते हैं कि चलिए 25 मिला। ठीक, बी को 20 मिला और सी को मान लीजिए कि 30 मिला। 20, 30, 50, 25, 75। चलिए डी को भी मान लेते हैं 25 मिला। इस तरह से, ठीक, न किसी का कुछ गड़बड़ करना चाहे तो कर लें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको प्रथम वरीयता बराबर मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें करेंगे क्या, यह कितना था यार, 25, 30, 55 और 20, 75। चलिए 25 कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, प्रथम वरीयता में 25 यानी 25 लोग चाह रहे हैं कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस मिस्टर ए है, 20 लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस मिस्टर बी है, 30 लोगों का मिस्टर सी है और 25 लोगों का मिस्टर डी है। अब क्या होगा, अब शुरू होगी द्वितीय राउंड की गणना। अब द्वितीय राउंड में क्या करेंगे कि जो सबसे कम मत पाया है 20 वाला, उसके मतों को उठाएंगे, उसे बाहर कर देंगे, उस कैंडिडेट को बाहर कर देंगे और मतों को लेकर के उसमें द्वितीय क्रम पर कौन है। अब भाई देखिए, ये 20 मतपत्र जो थे उसमें प्रथम क्रम पर तो बी है ना, जीता अभी कोई नहीं, क्योंकि 100 वोट में कितना चाहिए, 100 भागे 2 धन 1 यानी 51 वोट। अब भी कोई नहीं जीता। अब ये 20 वोट उठा लेंगे, बी को बाहर कर देंगे, यानी बी लड़ाई से बाहर। अब 20 में से
देखेंगे कि द्वितीय क्रम पे, प्रथम क्रम पे तो बी को ही मिला था, इसमें द्वितीय क्रम पर कितने कितने वोट सबको मिले हैं। अब मान लीजिए कि इस 20 में से द्वितीय वरीयता में 10 मिल गया इसको, ए को, ठीक, द्वितीय वरीयता वाला देखेंगे, और 4 वोट इसको मिल गया सी को, और 6 वोट मिल गया इसको, डी को, ठीक। तो अब इसकी जो कुल वोटिंग हुई, अब देखिए द्वितीय चक्र आएगा, अब ये जो कुल वोट हुआ यह हो गया 35 इनका वोट, और इनका वोट हो गया 34, और इनका हो गया 31। कोई दिक्कत? अब अभी भी कोई आधे से अधिक नहीं पहुंचा। अब सबसे कम पाने वाला मिस्टर डी। अब इसको एलिमिनेट करेंगे, इनको बाहर करेंगे लड़ाई से, और इनका 31 वोट उठा लेंगे, इनका 31 वोट उठा लेंगे, ठीक। अब देखिए आप ध्यान से कि इस 31 में कौन कौन है। इस 31 में 25 वोट पर तो ये प्रथम वरीयता में थे, तो अब तो कोई प्रथम वरीयता में इन वोटों में से आएगा नहीं, एबीसी में से, या मान लीजिए ए और सी बचे हैं तो उनमें से कोई आएगा नहीं। अब द्वितीय वरीयता ये 6 पा गए हैं, तब भी कोई नहीं आएगा। अब द्वितीय वरीयता में तो यही पाए हैं ना, बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। तब क्या करेंगे कि अब इनको गायब करेंगे और इनके वोटों को इसमें जोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो 31 है, अब इसमें बताया ना कि डी को ही प्रथम वरीयता मिली थी 25 वोट में, और ये 6 वोट जो थे वो क्या मिले थे, इसको द्वितीय वरीयता, ठीक है। माने इन वोटों में प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता इसी को मिली है, ठीक। अब इसको बाहर करेंगे, फिर 31 वोट उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि अगली वरीयता किसको उसमें दिया गया है, ठीक। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उसको उठा करके इसमें डालेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो मिस्टर सी थी, ध्यान दीजिए, तृतीय राउंड की गणना, वैसे भारत में अब तक यह तृतीय राउंड की जरूरत नहीं पड़ी है, तब तक चुनाव क्लियर हो जाता है। तो अब इसमें से मान लीजिए कि इनको मिल गया, अब मान लीजिए कि ये पा गए 17 वोट और ये पा गए 17, निकालेंगे इसमें से तो 14। अब इनका वोट कुल हुआ 49 मिस्टर ए का, और इनका हुआ 51, यानी मिस्टर सी राष्ट्रपति घोषित पद के लिए निर्वाचित थे। चलिए इस प्रकार यहां देखें अगर, तो एक समस्या और खड़ी हो सकती है। मान लीजिए यहां तो 34 और 31 वोट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके वोट समान हो जाते तो क्या होता, किसको बाहर करते। तो ऐसी दशा में देखेंगे कि जिस प्रथम वरीयता में जिसको सबसे कम वोट मिले हैं दोनों कैंडिडेट में, उसको बाहर कर देंगे, ठीक। अब एक और मजेदार बात इसमें है, आप समझिए कि जब गणना इस प्रकार की जा रही है कि प्रथम वरीयता में जो सबसे कम वोट पाया है उसको बाहर कर दिए, अब उसके द्वितीय वरीयता की गणना करके वो मतपत्र बांटेंगे कैंडिडेट को। तो यहां आप देखेंगे कि द्वितीय वरीयता में, अब मान लीजिए कोई पार्टी अपना दबदबा रखती है, अपने कैंडिडेट को वह प्रथम वरीयता दिलवा दी अपने पूरे सदस्यों द्वारा, ठीक। लेकिन द्वितीय क्रम में क्या होगा, अगर वो मान लीजिए प्रथम वरीयता में कम वोट पाया और वो द्वितीय वरीयता में अब गिना जाने लगेगा जब वोट, तो उसका द्वितीय वरीयता कहां जाएगी, किसको पता कि कौन सा कैंडिडेट लेके जाएगा, किसको कौन दिया है। जैसे मान लीजिए छोटा ग्रुप है, बड़े ग्रुप की आप बात छोड़ दीजिए, बड़ा ग्रुप तो जिसको वोट करेगा वो पता चल रहा है। कोई छोटा ग्रुप है और फर्स्ट प्रायोरिटी किसी को दे दिया, पहली प्राथमिकता, लेकिन द्वितीय में जो वोट पड़े हुए हैं जब उसकी गणना उसकी होने लगेगी, तब वह अन्य कैंडिडेट हो सकता है कि जिसको सब सोच रहे हो कि यह भारी पड़ेगा, उसके अपेक्षा कोई दूसरा भारी पड़ सकता है, क्योंकि द्वितीय वरीयता का दूसरे के खाते में ज्यादा जा सकता है। यहाँ भी कुछ ऐसा गलत शायद हुआ है।
इस उदाहरण में जैसे देखिए यहाँ 25 से ये 35 हो गया था, प्रथम वरीयता में तो कम था, लेकिन यहाँ आप देखिए ये 35 हो गया। ठीक, यहाँ आप देखिए द्वितीय में यह 34 पर था, लेकिन इस बार यह जीत गया। अब देख रहे हैं ना, अब जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात हम देखी, एकल संक्रमणीय की, वहां चुनाव के समय की मतपत्र तो एक ही था, लेकिन वोट सबको पड़ गया। वो यही बात है क्यों पड़ गया, यहां आकर के उसकी परिभाषा पूरी होती है कि वोट तो एक को दिया गया प्रथम वरीयता पर, लेकिन अब वो किस प्रकार ट्रांसफर कर दिया जा रहा है दूसरे को भी उसके द्वितीय वरीयता के अनुसार। सिंगल वोट है लेकिन ट्रांसफरेबल है, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय पत्थर। अब जाकर के यहां वह बात पूरी हुई। ठीक, अब देखिए बाकी बातें राष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ले लीजिए।